Hi friends, it is Arjun sir, and first of all I would like to wish you happy Dasara. Now today I am going to tell you a new topic, and that topic is changing sentences from assertive to interrogative. तो असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे है, और इस एक असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और अगर उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है। और एक असर्टिव सेंटेंस को जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो सबसे पहले जो सेंटेंस दिया होता है हमें उस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, देन नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अगर हम दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्टडी करें तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो आप उस सेंटेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, और बस उस सेंटेंस के अंत में जाकर के आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए ये हमारी विधि है कि हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लाएँ, सब्जेक्ट से पहले। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाने से और बाकी के पूरे सेंटेंस में कहीं ना कोई परिवर्तन होता है। तो वो क्या परिवर्तन होता है, आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 में रहेगा कि यदि बाय द वे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा हो, सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, यदि हमारे असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नन हो या नोबडी हो, अर्थात ऐसा असर्टिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत या तो नन से हुई हो या नोबडी से हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में हम नन अथवा नोबडी को हु से रिप्लेस कर देते हैं। मीन्स नोबडी और नन इज रिप्लेस्ड बाई हु। आप इस नन अथवा नोबडी के स्थान पर हु का प्रयोग करें और बाकी पूरे सेंटेंस को जैसा का तैसा नोट कर दें, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ नन। अगर हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन है तो आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं इस हु के अलावा। अगर आप चाहें तो नन अथवा नोबडी को हु से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप हु से रिप्लेस नहीं करना चाहते और आप उसी रूल नंबर 1 को फॉलो करना चाहते हैं, अर्थात बाकी की शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि बाय द वे सेंटेंस का सब्जेक्ट नन हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो भी हमारा टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम एनीवन का प्रयोग करेंगे। अर्थात किसी सेंटेंस में अगर बाय द वे कोई सेंटेंस है हमारा और उस सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का अगला वर्ड मीनिंग क्या है, नो है, तो जब हमने उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो हम नन को रिप्लेस कर देते हैं एनी से। इसका हमको ध्यान रखना होगा। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नन है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और नो के स्थान पर लिखेंगे एनी, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रहेगा वन, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बाय द वे नोबडी हो तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हमने सीखा है कि नो के स्थान पर क्या लगाना है, एनी, और इसमें एक वर्ड मीनिंग जुड़ा है बड़ी, तो हम बड़ी का प्रयोग करेंगे, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये कुछ हमारे 2-3 रूल्स हैं और बहुत ही सरल है कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इन सभी रूल्स को भलीभांति समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों जो भी हमने रूल्स को समझा है उनको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, राम इज़ गोइंग टू आगरा, और हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम। हमने इसको जब इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करें, आगे ले आएँ, और जब आगे ले आएंगे तो क्या बनेगा, इज, यहाँ से बना राम, मेन वर्ब लिखा हमने गोइंग, आगे लिखा टू, और देन आगरा, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसका हेल्पिंग वर्ब है बिल, तो हमने सबसे पहले बिल को लिखना है, हमने बिल लिखा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया सी, नोट लगाए तो नोट लगाएंगे, डू लिखा, हर लिखा,
और अगला वर्ड मीनिंग लिखा हमने वर्क और अंत में लगाया क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हमारे सेंटेंस यहाँ लिखा है दे बॉट ए न्यू कार। यहाँ हमारे हमको इस सेंटेंस को जब इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, और इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस केवल दो टेंस में हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो दोस्तों हमने पहले से ही सीख रखा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में ना हो और यदि उस वाक्य में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यदि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो वो हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? बॉट, एंड बॉट इज़ द सेकंड फॉर्म। और अगर सेकंड फॉर्म लगा है तो हमारा टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाएं तो हमारा सब्जेक्ट है दे। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है जब हमने उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। सो बॉट का फर्स्ट फॉर्म बनेगा बाई, और ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना डिड दे बाई अ न्यू कार। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ भी हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? वर्क इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और हमने सीखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो वो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो। तो एक वचनकर्ता के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो दोस्तों हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, और हम जानते हैं कि ये एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, और ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं आप डज। अब हमने सब्जेक्ट लिखना है, हमारा सब्जेक्ट बनेगा ही। बात करें मेन वर्ब की तो मेन वर्ब रहेगा हमारा वर्क, और जब हम किसी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यूज़ की गई एस अथवा ईएस को रिमूव कर देते हैं। सो हमने यहाँ एस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड मीनिंग हमारा बनेगा हार्ड टू अर्न द मनी, और हमें ध्यान रखना है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना डज ही वर्क हार्ड टू अर्न द मनी। बात करते हैं नन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान नहीं छू सकता, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हु। तो यदि हम चाहें तो हु के स्थान नन के स्थान पर हु का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरे वाक्य को जैसा का तैसा। सो हमने लिखा कैन टच द स्काई, और बाकी के अंत में लगाया क्वेश्चन मार्क। यदि आप दूसरे रूल को फॉलो करना चाहें तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें आप, तो हम पहले लिखेंगे कैन को, हमने कैन लिखा। अब हमने क्या करना है, इस नो को रिप्लेस किससे करना है? एनी से। अगला वर्ड मीनिंग क्या जोड़ा? वन, और बाकी मेन वर्ब हमने लिखा टच, आगे लिखा द, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग स्काई और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोनों रूल्स में से जो भी आपको रूल सरल लगता हो उसको आप फॉलो करें। बात करते हैं एग्जांपल नंबर लास्ट, समबडी इनवाइटेड हिम। हमें क्या करना है, हम चाहें तो समबडी को हेल्पिंग वर्ब से आप बनाना चाहते हैं तो हमारा इनवाइटेड है वो सेकंड फॉर्म है। हम सेकंड फॉर्म को हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। सो हमने यहाँ डिड लिखा, और हमारे सब्जेक्ट बना समबडी। आगे हमारा मेन वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा मेन वर्ब आ गया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा डिड, सब्जेक्ट आया समबडी, और इनवाइटेड के स्थान पर आप लिखेंगे इनवाइट, हमने इनवाइट लिखा, और इसी प्रकार हमारा मेन वर्ब बना हिम। दोस्तों ये भी हमारा जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट में था, हमने क्या किया है सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूँगा, एक नोबडी का एग्जांपल देखें आप, रोल नंबर इसे 6 मान सकते हैं आप। सेंटेंस लिखा है नोबडी हेल्पेड द पुअर, ये हमारा सेंटेंस लिखा है। तो हमने क्या करना है, अगर हम चाहें तो नोबडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा, और हम लिख सकते हैं हु हेल्पेड द पुअर। दोस्तों ध्यान रखना होता है जब नोबडी को या नन को आप हु से रिप्लेस करते हैं उस समय आपको मेन वर्ब भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ये सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बना, और नन को आप नो को रिप्लेस करेंगे एनी से। अगला वर्ड मीनिंग जोड़ेंगे बड़ी,
और हमारा जो हेल्पेड है उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हेल्प। तो हमको ध्यान रखना है, यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करें तो हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, और यदि नोबडी अथवा नन को आप हु से रिप्लेस करें तो वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उस वाक्य में सेकंड फॉर्म लगी है तो सेकंड ही रखते हैं। अगर उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है वो वाक्य और एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया गया है तो हम उस एस या ईएस को भी रिमूव नहीं करते। तो हमारा सेंटेंस यह बना, डिड एनीबडी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल्स थे और छोटा सा टॉपिक था। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँ, ये जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली 6 to 10th क्लास के लिए है। जो इंटरमीडिएट में आपको असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाना है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जहाँ सेंटेंस तो चेंज होता है लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होता। तो दोस्तों जो भी लोग आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।